वेलकम बैक। और आज की सिर्फ हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड साइंस सैम्पल पेपर के बारे में। और ये मैं आपको सैम्पल पेपर पूरा डिटेल कराने वाला हूँ। और जो सीबीएसई ने की बार सैम्पल पेपर आउट करा है उसको एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको एक बार डिटेल में देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके कितने कितने क्वेश्चन हैं, कितना पेपर टफ बन सकता है आपके पास सीबीएसई का। तो वो भी हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कि आपके पास सीबीएसई का पेपर टफ आएगा या ईजी आएगा, तो इस सैम्पल पेपर को थोड़ा एनालाइज करते हैं और एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपकी बार क्या सीबीएसई का पेपर सच में टफ बनेगा या आसान बनेगा। ठीक है, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैनल है ना, चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको वन शॉट वगैरह कंप्लीट बता दिया है साइंस के ऊपर, और धीरे धीरे मैथ्स का भी वन शॉट आना स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मुझे आपका कमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सोल्व कराया हुआ है, तो एक बार आप जाकर, ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाकर प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको मिल जाएगा कंप्लीट। मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है साइंस का जो बोर्ड में आया हुआ है, और बाकी वन शॉट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार वन शॉट आपको अच्छे से मिल जाएंगे, एक बार आप इन वन शॉट को जाकर एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 घंटे आपको इसे मिले हैं। इंस्ट्रक्शन आप एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। ओके, अब गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए के बारे में। तो ये जो सेक्शन ए है ना, इसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हो। इसलिए आप एक बार चैनल पर जाकर अच्छे से एनसीईआरटी गो थ्रू करना, ठीक है, क्योंकि चैनल पर जो है ना वो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं और मैंने हर चीज़ डिटेल वन शॉट एक बार करा रखा। तो यू प्लीज़ गो थ्रू द एनसीईआरटी कंप्लीटली। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं। एक टेस्ट ट्यूब में है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, अब क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो अबव रिएक्शन, जो ऊपर वाली जो रिएक्शन हो रही है, इसमें जो सॉलिड स्टेट है वो क्या बनी। तो गाइज ये आराम से देखते पता चला है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी है, और इसमें जो आपका सॉलिड स्टेट बनेगा वो आपका बनेगा बेरियम सल्फेट। ओके, क्योंकि ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट जब आयंस के एक्सचेंज होंगे तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आई, इज इट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। राइट, अब जिंक मेटल जो है ना वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया CuSO4 में। ठीक है, अब जब ये जिंक मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला गया तो ये हाई रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा CuSO4 से। रिएक्ट करने पर ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये आपको हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या इतनी बातें समझ आई। और ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा आपका कलरलेस सॉल्यूशन। राइट, जो आपका जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज NaCl, तो आपका ठीक है न्यूट्रल सॉल्ट होता है। NaOH एक बेस है, कंप्लीट बेस है। अब अगर मैं बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करूं तो ये CaOH का होल्ट है, ये भी आपका बेस है। ठीक है, अगर मैं बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करूं जो कि आपका D है, NaSCO3, डेट इज अ माइल्ड भी है और नॉन कोरोसिव भी है, तो NaSCO3 इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ठीक है, आपको ऐसे लेंगे, मैंने तीनों से कर रखे हैं, D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत अगर हो तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि भैया कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार गो थ्रू करते हैं अच्छे से। On adding dilute sulfuric acid to the test tube containing metal X, dilute sulfuric acid, तो H2SO4 हम ऐड कर रहे हैं X में। A colorless gas is produced when a burning matchstick is produced near it. A colorless gas is produced when a burning matchstick brought near it. Which of the following correctly represent the metal X? तो एक गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। जब H2SO4 के साथ किसी मेटल की रिएक्शन करी, X मेटल की किसी भी रिएक्ट करिए, तो एक हमारी गैस प्रोड्यूस हुई। तो मुझे गैस पक्का ठीक है, जब बर्निंग कैंडल का नाम याद आता है तो वहाँ पर मुझे हाइड्रोजन की याद आने लगती है। तो एक तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। तो गाइस कौन सा ऐसा मेटल है जो H2 को रिप्लेस करा है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल देखो यहाँ पे कौन सा, सोडियम, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो सोडियम। तो X क्या होगा, ये आपका होगा यहाँ पर सोडियम। ठीक है, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2।
ठीक है, तो Na जो है वो आपका जो है वो एक्स मेटल हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम, राइट। फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को क्या अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जो सोडियम है ना, सोडियम है Na हमारा, राइट। Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 2 Na चाहिए। इतनी तो बात हमें साफ साफ समझ आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 26 और Na होता है 281, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 28। ऑक्सीजन को कितने चाहिए 28, और इसको 1 देना है, तो एक ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम और उसी ऑक्सीजन के दूसरे जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको पूरे करने के लिए एक और सोडियम, तो 2 सोडियम जुड़ेंगे एक ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा हमारा बेटर होता है, 2 सोडियम जुड़ेंगे एक ऑक्सीजन के साथ 2 Na+O-2, तो बी इज द करेक्ट। कितनी बातें समझ आई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जो कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। बेसिक ऑक्साइड कौन सा मेटल बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, मेटल। ये बात ध्यान रखना, बेसिक ऑक्साइड हमेशा मेटल फॉर्म करता है। तो इनमें बताओ मेटल कौन है, 25 नोट अ मेटल, 287 नोट अ मेटल, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में, अब आपको मेटल पहचानना हो तो क्या होगा, जिनके आउटर मोस्ट में, मेटल कैसे पहचानोगे, मेटल कैसे पहचानोगे, जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, वो आपका मेटल है। कहती बातें समझ आई, तो ये मेटल नहीं है, मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, ये मेटल है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 11 विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। क्या इतनी बातें समझ आई, तो इस तरीके से आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अच्छे से इस बार इसको गो थ्रू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। एन एलिमेंट M हैज़ 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड सेल। तो पहली सेल में 2 है और सेकंड में 8 है। बोला कि थर्ड में कितने, 50% ऑफ द सेकंड सेल। 8 का 50% कितना हुआ, 4। तो थर्ड में कितने हो गए आपके, 4, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज, तो 2 8 10 और 10 4 14, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इनको गो थ्रू करना। जैसे कि एक क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, 9th, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबको पता ही है, टेस्ट वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनको गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि आपके टंग में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। तो गाइज ये जो चीज़ें ये आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आपको वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाइट ऑफ द प्लांट किससे रेगुलेट होता है, DNA विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन, genes which regulate protein directly, no, growth hormone under the influence of enzyme coded by the gene, right। growth hormone क्या होता है, growth hormone जो बॉडी के अंदर होते हैं वो जीन में प्रेजेंट होते हैं। भाई हमारे जीन में कितने हमें ग्रोथ हार्मोन्स मिले हैं, क्योंकि बोलता है ना कि भाई इसके फादर की हाइट अच्छी है तो इसके सन की भी हाइट अच्छी है, तो वो हमारे जीन्स से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं चीज़ें। तो एक एंजाइम होता है जो कोडेड होता है, जीन से कोडेड होता है, तो वही आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 12th के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट्समैन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपन ड्यू टू, किसकी वजह से ये हुआ है, मुझे सबसे पहले ये बताओ। स्पोर्ट्समैन जो है वो ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज कर लिया, उसको मसल्स क्रैम्प हो गया, ठीक है। मसल क्रैम्प कब होता है, जब बॉडी में आपका लैक्टिक एसिड बनने लगता है ऑक्सीजन की लैक में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमें कहीं जाना ही नहीं है, बस ये देखो कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनना है, जहाँ लैक्टिक एसिड बना है इसका मतलब वहाँ मसल क्रैम्प हो जाएगा, लैक ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। इतनी बातें समझ आई। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कौन सा होता है, सबसे पहले ये बताओ, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा आती है, ठीक है, फिर आपकी रोटेट करके आगे बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है यार, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है हमेशा। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट देखो क्या होता है, या फिर एक बार वो चेक करते हैं। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ मिरर, एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, हाफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो गाइज ये हमेशा बिहाइंड द मिरर बनते हैं इनकी इमेज, ये बात ध्यान रखना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसकी जो पोजीशन है वेरी करते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है, हाफ ट्वाइस, ये सब क्या है, ये कॉनकेव मिरर की बातें चल रही हैं, राइट। इतनी बातें समझ आई। When ray light enter the atmosphere, it strike on extremely fine particle which deflect the ray of light in all the possible direction। जब ray of light एटमोसफेयर में एंटर करती है तो स्ट्राइक होती है छोटे छोटे पार्टिकल से, जो कि उसको डिफ्लेक्ट करा देते हैं हर डायरेक्शन में, राइट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, लाइट का स्कैटर्ड होना, लाइट का इधर उधर भागना, स्कैटरिंग होना। बोलते नहीं कि भाई कहाँ स्कैटर्ड हो रही है चीजें, स्कैटर मतलब इधर उधर भागना, तो लाइट भी इधर उधर भाग रही है, राइट। और 15 अच्छा क्वेश्चन है। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज formulated by the United Nations Environment Program UNEP to freeze the production of X to prevent the depletion of Y, X, Y respectively refer here are। ठीक है। अब किस चीज़ के प्रोडक्शन से क्या चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है हमारा डेफिनेटली, किस चीज़ के, सीएफसी से। तो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है सीएफसी से, तो सबसे पहले किसके प्रोडक्शन से, सीएफसी से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बस डायरेक्टली खत्म कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, जो इजिली बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ए पार्ट होगा यहाँ पर, बाकी नहीं है, ठीक है। मे हार्म द इकोसिस्टम नहीं, परसिस्ट इन एनवायरनमेंट नहीं, रिमेन इन इनर्ट नहीं, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर आप यार चारों ऑप्शन में देखो क्या चीज़ सही आ रही है, फिर जो भी चीज़ सही लगती है उसको आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर असर्शन रीजन, यहाँ पे मैं आपको एक असर्शन रीजन कराता हूँ अच्छे से, ठीक है। बाकी आप एक बार गो थ्रू करना अच्छे से। असर्शन क्या बोला है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। रीजन क्या बोला है, एज अ रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली इनवेम। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये एंडोथर्मिक है नेचर में। एंडोथर्मिक क्या है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, नो। इज इट नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट, ठीक है। रीजन क्या है, एज अ रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, ठीक है। तो रीजन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नॉट करेक्ट या फॉल्स। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से आप एक बार गाइस गो थ्रू कर लेते हो। मैं आपको 19 और करा देता हूँ एक बार। अ कंपास निडल इज प्लेस नियर अ करंट कैरी वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इंक्रीज। नहीं, कंपास का जो डिफ्लेक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, जब हम करंट बढ़ा देते हैं, तो ये भी फॉल्स है। द स्ट्रेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज, ओके, ऑन इंक्रीज द करंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है जब करंट बढ़ता है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें क्या होना है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो गाइज अब सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है, बट हाँ आपको उतना डिटेल देना है जो कि रिक्वायर्ड है एग्जाम में। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर, सपोर्ट योर रेस्पॉन्स विथ टू आर्ग्यूमेंट। तो डाइल्यूट HCl जो है वो तो Zn के अंदर क्या डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है। तो गाइज मैंने आपको अपनी वन शॉट में बताया हुआ है कि हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। आइदर वहाँ गैस रिलीज हो, या टेम्परेचर में चेंज हो, या फिर कलर में चेंज हो, ठीक है। जब Zn जब HCl से रिएक्ट हुआ तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, डेट इज H2। तो देर इज अ चेंज इन द राइट, देर इज ए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या H2 गैस, या रिलीज ऑफ H2 गैस। तो पहला तुम्हें पता चल गया। दूसरा क्या है, कलर ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जो जिंक ग्रेन्यूल्स का जो कलर होगा ना वो सिल्वर से चेंज हो जाता है ब्लैक, ठीक है। तो सिल्वर टू ब्लैक, तो जो जिंक का कलर होगा, ठीक है, Zn कलर, ठीक है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें मिल गई। थर्ड भी हमें यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब बीकर बिकम हॉट, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इट मीन्स बीकर बिकम वार्म,
बीकर बिकम वार्म। ठीक है, इतनी बातें समझिए। नेक्स्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। स्टेट दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है? जब प्लांट्स में से फ्रूट बनता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो आपका जाइगोट होता है ना, वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो आपका जाइगोट होता है, वो डिवाइड होता है फर्दर। ठीक है, फर्दर डिवाइड होता है आपका जाइगोट। तो जो आपका जाइगोट डिवाइड हुआ सेवरल टाइम टू फॉर्म अ एम्ब्रॉय विद इन द ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर वो एम्ब्रॉय फॉर्म करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? जो आपका ओव्यूल होता है ना, वो एक टफ कोटिंग बना लेता है। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रूट्स है या सीड्स है, तो ये आपकी जो सीड है, तो एक सीड के ऊपर टफ कोटिंग बना लेता है ओव्यूल, डेवलप द टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सीड। ठीक है, जर्मिनेशन। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट। राइट, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? द पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रेवल एंड फैल ऑफ। ये आपके 3 पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। राइट, तो जो आपका जाइगोट होता है, जो ठीक है, वो आपका डिवाइड होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ओव्यूल बनता है, फिर ओव्यूल फर्दर आपका टफ कोटिंग बना लेता है और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, फिर आपका सीड जो है वो फर्दर आपका एक फ्रूट बन जाता है जब वो ओवरी और डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन दी ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन बनता क्यों है और कौन कौन से ऑर्गन जो स्टोर करके रखते हैं और रिलीज करते हैं यूरिन को? जो यूरिन बनता है, जो हम चीज़ें खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें हमारा यूरिया होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड होता है। तो टू फिल्टर आउट द नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। राइट, तो ये इसका यूज होता है। सेकंड बात करते हैं ऑर्गन फॉर स्टोरेज। स्टोरेज कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, एक सेकंड, यूरिनरी, ठीक है, तो स्टोर कौन करके रखता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। रिलीज किसके थ्रू होता है? रिलीज होता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। राइट, तो आपका रिलीज किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रा के थ्रू, और स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर वेन्स हैव वॉल? जो आपकी आर्टरीज होती है उनकी थिक वॉल क्योंकि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, तो आर्टरीज के थ्रू जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू द मोर प्रेशर, राइट, ड्यू टू द हाई प्रेशर, द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, हैंस द आर्टरी टू बियर द हाई प्रेशर, दे हैव द इलास्टिक एंड थिक वॉल। राइट, मैं बात को वेन्स के बारे में। वेन्स क्या होती है? वेन्स के पास वॉल्व होते हैं, बट वो एंश्योर करता है कि ब्लड जो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, जो ब्लड हो वो एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करे, ऐसा नहीं बैकवर्ड साइड ब्लड फ्लो करा, एक ही डायरेक्शन फ्लो करे। राइट, उसी के फंक्शन के लिए यहाँ पर ये चीज़ लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको मीडियम दे रखा है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, और मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। ठीक है, इतनी बातें समझ आई? ओके, तो अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से लाइट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट के कह रहा है, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ए टू बी और बी टू सी किस में नॉर्मल की तरफ बैंड होगी? ये बात ध्यान रखना। जब लो से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है कोई भी रे, तो वहाँ पर वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है इस तरीके से। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई, अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ अच्छे से, तो रे ऑफ लाइट गई ऐसे, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हुई है? बैंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बी टू सी नहीं होगी, फ्रॉम ए टू बी होगी। सो ए टू बी, करेक्ट आंसर ए टू बी। जब लो से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जाता है तभी आपकी, ठीक है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। क्या इतनी बातें समझ आइए? या फिर अगर हम बात करें जब रेयर टू डेंसर जाता है तब वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। इन विच केसेस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन दी सेकंड मीडियम? कौन से केसेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज होगी सेकंड मीडियम में? तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट जो इंक्रीज होगी वो तब इंक्रीज होती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो 1.8 से 1.5 में जा रही है, तो कौन से केसेस में होगी? यहाँ पर आपका B to C वाले केसेस में होगी।
क्यों? वैन द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज वैन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी, सिंस अगर जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो सी वाले में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, सी वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, मतलब बी टू सी वाला जो आपका जो केस होगा, ठीक है। ओके तो गाइस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीरियसली इन क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इन टू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, जो एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसको हमने 3 पार्ट में कट कर दिया यहाँ से। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन आर वन, अब उन पार्ट को क्या करा है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और जिनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर वन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर वन रेशियो बाय आर? इसका रेजिस्टेंस आर था, अब आर वन किसका है, जो जब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा, तो इनको हमने पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हुआ, जो टोटल आपका 1/, ठीक है, आर वन बैठा वो हुआ, ठीक है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। क्या इतनी बातें समझ आई? 1/r 1/r 1/r। अब एक चीज़ और, जब हमने इसको डिवाइड करा तो इसका जो रेसिस्टेंस था वो कितना बना? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो इसका रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज r/3, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने लेंथ को काट दिया तो ये r/3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3/r 3/r एंड 3/r। ये इसमें मेन चीज़ थी। आप सभी बच्चे पे क्या करते हैं, 1/r 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 कर देते, नहीं, बट अब क्या हुआ, जब ये जो रेजिस्टेंस जो r कटा, ये r तो नहीं है ना पूरा, ये जो थर्ड वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है पूरा r नहीं होगा, ठीक है, ये r/3 होगा, क्योंकि पूरा r होगा। अब लेंथ भी तो कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी तो कम होगा ना, तो ये r/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स काटा गया। अब इसको मैंने कर दिया r, ये हो गया 3 + 3 + 3 डेट इज 9/r, तो 1/r1 इक्वल टू 9/r। अब अगर मैं बोलूँ कि r/r' क्या हो गया, 9/1, ठीक है, ये r ऊपर चला गया, ये r ऊपर चला गया, तो r/r' क्या हो गया, 9/1, भाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दिया, तो r/r' क्या, या r/r1 सॉरी, ये आपका 9/1 हो गया, तो r1/r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/9, तो आंसर इज 1/9, ठीक है। कहते हैं बातें समझ आ रही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें जो आपको, ओके तो गाइस स्टार्ट करता हूँ और वाले पार्ट को। रिफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इंडिकेट रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रोंगर आउटसाइड द मैग्नेट, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिजर्व। तो जब हमने यहाँ पर करंट को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, तो पहला केस तो ये हमारा यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, मोर वेयर द फील्ड लाइन आर क्राउडेड, जहाँ पर फील्ड लाइन क्राउडेड होती है, ऐसे इस तरीके से। तो पोल्स पर जो है वो मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एट पोल्स मोर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, ठीक है, पोल्स पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है। और जब हम पोल से दूर जाते रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी वहाँ पर डिक्रीज होने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। इतनी बातें समझिए, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो गाइज ये एक बार आप खुद से चेकआउट करना, क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू करना। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं। सेक्शन सी के बारे में एक बार गो थ्रू करते हैं कि जी सेक्शन सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में एक बार चीज़ें चेकआउट करते हैं कि जी कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से हमें करना है। द गिवन स्टैंड्स शो वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैग्नीज। अब यहाँ पर आयरन और मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन हुआ है और यहाँ पर इसकी रिएक्शन और यहाँ पर कैसे एक्सट्रैक्शन हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। ओहो चल जा, पेन टैप भी कभी कभी मेरा नहीं चलता है, कोई बात नहीं। गिव रीजन वाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन है क्यों कही जा रही है जो अबव रिएक्शन है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट निकल रही है, तो ड्यू टू द हीट, जहाँ पर हीट निकल रही है तो उसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बातें समझ, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बी आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्साइड
एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो अब जो ऊपर जो रिएक्शन हुई इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो गाइज अगर मैं बात करूँ Al के पास ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, मुझे साफ साफ पता चल गया। अब कौन सा रिड्यूस हुआ है, किसके पास ऑक्सीजन चली गई है, MnO2 के पास ऑक्सीजन चली गई है। तो जो Al है, Al तो हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जो हमारा MnO2 है ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड। क्या इतनी बातें समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये वाला मुझे पार्ट थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। A reddish brown metal, question number 28, a reddish brown metal 8 when heat in air gives a black compound Y। रेडिश ब्राउन मेटल है X, अब जब उसको हीट करा उसने ब्लैक कंपाउंड बना लिया Y, which when heated in the presence of H2 gives X black। X is refined by the process of electrolysis। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइंड हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर साफ साफ कुछ पता चला कि ये कॉपर की बातें यहाँ पर चल रही है। कितनी बातें समझ आई? तो जो X है वो हमारा कॉपर, मुझे डायरेक्ट पता चलेगा कि जी X जो है वो हमारा कॉपर हो गया। अब जी वायर क्या हुआ, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, वो जब एयर के साथ हीट करा तो मतलब CuO, एयर के साथ हीट करेंगे ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जी हमें डायग्राम बनाना है, एक्स को रिफाइन करना है। तो गाइस डायग्राम बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। यहाँ पर एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं। ये हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। अब एनोड और कैथोड के बीच में आपकी क्या लगती है यहाँ पर बैटरी, ठीक है। अब मैंने लगा दिया बैटरी और नीचे आपको यहाँ पर डाला जाता है आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको डाल दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। तो जो गाइज आपको जो एनोड है ना, वो एनोड पे आपका इम्प्योर जो कॉपर रहता है, तो ये एनोड पे आपका इम्प्योर कॉपर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर लूँ, जस्ट अ मिनट, या तो जो आपका एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आपका होता है इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर कॉपर होता है आपका एनोड पर। और जो आपका कैथोड होता है, कैथोड पर आपका प्योर कॉपर जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तो जो आपका कैथोड होता है उस पर आपका प्योर कॉपर चिपक जाता है, प्योर कॉपर, ठीक है। तो जो इम्प्योर हो गया ये, अब कैथोड पर जाएगा Cu+2, कैथोड पर जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। तो जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती रहती है, और ये मड, एनोड के नीचे एक एनोड मड जमा हो जाता है, यहाँ पर एनोड के नीचे एक एनोड मड जमा हो जाता है, ठीक है। मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एनोड मड होता है, एनोड मड, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ आई? तो एनोड के नीचे क्या होता है, एनोड मड जमा हो जाता है। इतनी बातें समझ आई? तो ये चीज़ें बस आपको अच्छे से चेक करनी है कि जी एनोड मड कहाँ होता है, कॉपर कैसे किस फॉर्म में जा रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से प्योर कॉपर जो आपका वो कैथोड पर आने लगता है, इस तरीके से चिपकने लगता है, तो ये आपका प्योर कॉपर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करनी है, चेक करनी पड़ेगी। अब ठीक है, हमने लेवल डायग्राम यहाँ पर बना दिया। 29 के बारे में बात करते हैं। वाटर एडवाइस टू टेक आयोडीन सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। तो जो आयोडीन सॉल्ट होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस हमें बताएं। तो जो आयोडीन सॉल्ट होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ज़रूरी होता है, राइट। नेक्स्ट बात है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है, और दूसरा क्या है, बॉडी की ग्रोथ को बैलेंस करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई नमक एडवाइस होता है, राइट, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन और जो गोइटर रहता है उसको भी ख़त्म करता है आयोडीन। What is the probability of a girl or a boy being born in the family? Justify your answer। तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, एक बॉय होगा या एक गर्ल होगी किसी फैमिली के अंदर। तो गाइज ये जो आपके 50-50% चांसेस होते हैं, आइदर बॉय आइदर गर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइदर बॉय या आइदर गर्ल, इट्स अ 50-50% चांसेस, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर है ना, वो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर ऐसा रहता है क्रोमोसोम का, वो डिपेंड करता है आइदर इट बी अ बॉय और इट विल बी
और ही विल बी अ बॉय आइदर गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें एक बार चेक करनी पड़ेंगी अच्छे से, बॉय का XY होता है और गर्ल का XX होता है, ठीक है। मैन के जो मिसमैच पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, X क्रोमोसोम वाइल द अदर इज अ शॉर्ट वन कॉल्ड Y क्रोमोसोम। अ चाइल्ड रिसीव वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर विच इज असेंशियली द X क्रोमोसोम। तो चाइल्ड को एक क्रोमोसोम को मदर से चाहिए जो कि असेंशियल होता है X क्रोमोसोम। बाकी अदर क्रोमोसोम अगर X मिल जाता है तो इट विल बी अ गर्ल और देन विल बी अ बॉय, ठीक है। तो अ चाइल्ड हु इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल एंड हु इनहेरिट Y क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय, राइट। अगर फादर से X मिल जाएगा तो गर्ल और फादर से Y मिल जाएगा तो बॉय। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको आराम से एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल पाओगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो गाइज हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ V1/V2। तो जो हमेशा V1 होगा ना वो ग्रेटर होगा V2 से। तो डेफिनेटली अगर V1 ग्रेटर है V2 से तो यहाँ पर हमेशा ये बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा ऑलवेज बड़ा होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है हमेशा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट किसी सेकेंड मीडियम। ओके, इतनी बातें समझ आई। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करोगे तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। यहाँ पे अब रेसिस्टेंस फैक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अनन्या रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन व्हाई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद मेटालिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू द 3-पिन प्लग। 3-पिन प्लग होता है, ध्यान होगा आपको, ठीक है। वेयर द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 2-पिन प्लग, ठीक है, ओके। इज हर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट? हर आंसर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। अब आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ। तो जो आपका जो थर्ड, ठीक है, जो आपका वायर होता है अर्थ वायर होता है, या जो आपका थर्ड पिन होता है, जो 3-पिन कनेक्शन जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उस 3-पिन कनेक्शन में ना एक आपका अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर इसलिए होता है जब कहीं वहाँ पे आपका कोई ओवरलोडिंग हो जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, तो एक सेफ्टी मेजर के लिए जो एक्स्ट्रा करंट है वो आपका जो, या जो करंट की लीकेज है, एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट है, वो अर्थिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं होता। ना कि हीटिंग डिवाइस के लिए, ठीक है, या हीटिंग रिड्यूस करने के लिए। हीटिंग डिवाइस के लिए यूज़ होता है अर्थ वायर, बिल्कुल ठीक है, बट हीटिंग रिड्यूस करने के लिए नहीं होता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट? फ्यूज़ का फंक्शन क्या होता है डोमेस्टिक सर्किट में? अगर कहीं ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, या करंट का ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है, तो फ्यूज़ क्या होता है, हीट होकर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी के अप्लायंसेज जो है वो ओवरलोडिंग से बच जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है जो कि ऑपरेट होता है आपका, या फिर ऑपरेट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ द करंट, राइट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो, उसमें एक मेटल होता है, वो आपका पिघल कर ब्रेक हो जाता है, जो कि वहाँ पर करंट रुक जाता है, एक्स्ट्रा करंट जो जाता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं कि जी सेक्शन डी हमारा क्या कहना चाह रहा है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सपोर्ट रहमत व्यू with suitable justification and illustration the reaction with the help of a balanced chemical equation। ओके तो गाइज अगर मैं बात करूं कि जी रहमत करेक्ट है या नहीं है, देखो जो मीथेन और क्लोरीन के बीच की जो रिएक्शन होती है वो एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, और जो हाइड्रोजन एटम है वो सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं रिएक्शन का, तो मीथेन होता है हमारा CH4 प्लस क्लोरीन, ठीक है, CH4 प्लस क्लोरीन। तो जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलकर लिखूँ तो ये इस तरीके से आपका लिखा जाता है, करेक्ट। एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है। अब जब क्या हुआ, ये H यहाँ से टूटा, तो टूटने के बाद यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस बच गया, ठीक है।
तो उस स्पेस की जगह क्लोरीन चला गया, तो ये CH3Cl बन गया, और H जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करके इसने HCl बना लिया। ठीक है, तो ये HCl इस तरीके से यहाँ पर बना। तो इतनी बातें समझे, तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोरीन वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। NaCl प्लस वाटर इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में आपको अच्छे से रिएक्शंस मिल जाएंगी। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, तो रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन NaCl और पानी के साथ। राइट, तो जब हम इनकी रिएक्शंस करा रहे हैं तो एनोड और कैथोड पर, ठीक है, इनकी रिएक्शंस होती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज होता है। तो एक हमारा एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो NaCl H2O के साथ जब रिएक्ट कराई तो एक हमारा बना NaOH, ठीक है, प्लस H2 गैस एंड प्लस Cl2 गैस। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर फॉर्म्ड हुई है। तो ये जो NaCl है ना यार, ये ब्रेक डाउन हो गया हमारा Na प्लस और Cl माइनस में। और अगर मैं बात करूँ कि ये H2O कैसे टूटा, तो H2O हमारा ब्रेक डाउन हुआ H प्लस OH माइनस में। ठीक है, इतनी बातें समझे। तो ये जब H प्लस और OH में ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो NaOH फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, NaOH फॉर्म्ड हो गया, और एक क्लोरीन और H इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर गैस में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एट कैथोड एट एनोड की मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एट एनोड, तो एनोड पर किस तरीके की रिएक्शन होती है, जब अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन की बात करें तो 2Cl-1 गिव्स क्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एट कैथोड, तो अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो किस तरीके की रिएक्शन होगी वहाँ पर, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ठीक है, तो ये एट एनोड एट कैथोड की मैंने यहाँ पर रिएक्शन आपको लिख के दिखा दी। तो बस आपको यहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें लिखनी है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। और वाला पार्ट आप अपने आप से ट्राई करना। ये वाला जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड की बारे में बात करिए तो एस्टरिफिकेशन, ईस्टर, ठीक है, यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। और X जो है वो विनेगर लाइक है, तो X होगा आपका इथेनोइक एसिड और ये है अल्कोहल। ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो आपको वहाँ पर इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार अपने आप से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। Testes of a male boy are not able to descend into the scrotum during his embryonic development. तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं वाज डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। ठीक है, वाज डिफरेंस इज अ पासेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। जो वाज डिफरेंस होता है वो आपका स्पर्म का पासेज होता है, तो स्पर्म विल नॉट ट्रांसफर्ड फर्दर, तो स्पर्म जो होंगे वो फर्दर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर ये वाज डिफरेंस जो है वो प्लग्ड हो जाए। इसमें प्लग्ड का मतलब है अगर निकाल दी जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या इंपैक्ट होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड पार्ट है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल आर नॉट फंक्शनल। तो अगर यहाँ पर आपका प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल का जो फंक्शन है वो ना हो तो क्या इम्पैक्ट होगा। राइट, तो अगर इनका फंक्शन ना हो तो एक तो सिक्रेशन ऐड नहीं होगा, राइट, स्पर्म में, और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, एग नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल। अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग एक ही दिन तक रहता है और वो जो देन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक, तो जो यूट्रस की थिक लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, और जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है ब्लड के साथ एग। ठीक है, और इसी को जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। प्लेसेंटा अगर अटैच ना हो यूट्रस के साथ तो क्या होगा, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो एम्ब्रियो को नहीं मिलेगी और वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, तो एक सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो गाइज आपको ये चीज़ें ट्राई करनी, एक बार चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ोगे हमारी वन शॉट, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 36 के बारे में। द अबव इमेज शोन अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ द लेंस इज शोन द अबव। तो फोकल लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर से पता चला है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है।
ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो गाइज आप सिंपली ठीक है लेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, तो वो ही मैं निकाल रहा हूँ। और ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, u को इधर ले गया, f को इधर ले गया, तो 1/u 1/v क्या है, 1/ पॉजिटिव लेंगे v इधर आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7 माइनस 1/f, f कितना है आपका 5, ठीक है, तो दिस विल ये हो जाएगा 7/35, ये हो जाएगा 5 माइनस का 7 इक्वल टू 2/35, तो ये हो जाएगा 1/17.5, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u इक्वल टू माइनस का 17.5, तो 17.5 पर हम कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, राइट। तो कैलकुलेशन हिसाब से हमारा u आ गया माइनस का 17.5। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रा द नीडली डायग्राम टू इमेज फॉर्मेशन इन द सेकंड पार्ट। तो एक कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ से गया और ये फोकस से पास हुआ और ये इस तरीके से गया, ये ऐसे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम हमने बना दिया। तो गाइस इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी इशू किसी भी तरीके का नहीं आने वाला। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। इसमें हमें टेबल दे रखा है और यहाँ पे हिंट दे रखी है, तो गिव द आयोपेक नेम ऑफ ए एंड एफ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंस सी इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। ओके, तो समवेयर मुझे कुछ आइडिया लग रहा है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब इसमें इथेनोइक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड समथिंग कुछ है, देखते हैं आगे। मतलब ये मैं अभी गैस कर रहा हूँ। सी हैज़ 2 कार्बन एटम, सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्केलाइन पोटेंशियल परमैंगनेट फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक पता चल गया। एंड मिस यूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री प्रिजर्वेटिव बाय द मिथेनॉल। ओके, अब तो मुझे पूरा ही पता चल गया। तो मतलब यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर पोटेंशियल परमैंगनेट एसिडिफिकेशन से, ठीक है, KMNO4 प्लस हीट करवा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOONA। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? पोटेंशियल परमैंगनेट से इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा CH3COONA यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? नेक्स्ट, जब हम इसमें फर्दर रिएक्शन करवाएंगे H प्लस की, तो ये हमारा CH3COOH फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, डेट इज C। ये है हमारा C और ये है हमारा A। तो हमें पता चल गया A क्या है हमारा A है अल्कोहल। F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A। जो F है वो A से हीट होकर बना है। F इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग A। तो A को हमने हीट करा, तो CH3CH2OH को हमने क्या करा, हीट, ठीक है, हीट करने से हमारा F फॉर्म्ड हुआ है। तो इसको हमने हीट किसकी प्रेजेंस में करा, H2SO4 की प्रेजेंस में करा। तो H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमारा इथीन बन गया गाइस, और यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है हमारा, दिस इज अ F, ठीक है, तो F और A हमें पता चल गया। F क्या है हमारा इथीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और A क्या है हमारा ये, ठीक है, अल्कोहल, CH3CH2OH, ठीक है। Illustrate with the help of the chemical equation the change take place A to C and A to F। तो A to C ये मैंने बता दिया और A to F ये मैंने बना दिया, तो हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं। तो भाई इस तरीके की रिएक्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यार, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन रिएक्शंस का आइडिया लग जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार इनका प्रैक्टिस करना, और होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द से जल्द आ रहे होंगे, जिसे मैंने आपको पूरा ठीक है आगे के पेपर में एनालाइज करवाऊंगा। बाकी ये आप अपनी तरफ से करना, जितने क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए थे मैंने आपको टोटल बताने की कोशिश करी है, और फर्दर क्वेश्चन आते रहेंगे। चैनल पर स्टे रहना, स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल। और अगर अभी तक आपने वीडियो गो थ्रू नहीं करी तो एक बार सारी वीडियोस आप गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। और चलो जल्द आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।